बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं, बहुत सारे भ्रम हैं लोगों को, किसानों को प्राकृतिक खेती के और जीवामृत के। चूँकि मुझसे 10, 15, 20 लोग डेली संपर्क करते हैं इसी प्राकृतिक खेती और जीवामृत को लेकर के। मैं आज बिल्कुल सरल बता देता हूँ। हमने अपनी भूमियों में पेस्टिसाइड डाला, पेस्टिसाइड के कारण हमारे खेत के माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जीव मर गए। क्लियर? मतलब मैं जिस खेत पे खेती करता हूँ वहाँ जब पेस्टिसाइड की मात्रा बहुत ज़्यादा डालता हूँ तो वो खेत में रहने वाले नाना प्रकार के जीव जंतु और माइक्रो ऑर्गेनिज्म नष्ट हो जाते हैं। इतना तो क्लियर है, नष्ट होंगे कि नहीं। जब दीमक को मारने के लिए क्लोरोपाइरीफास डालेंगे तो दीमक मरेगी, केंचुआ मरेगा, गुबरैला मरेगा और सूक्ष्म जीव भी मर गए। अब जब सूक्ष्म जीव मर गए तो ज़मीन मेरी मर गई, क्योंकि फसलों का जो भोजन है वो है जीवांश, मरे हुए जीवों का अंश। और जब ज़मीन में जीव होंगे तब मरेंगे, तभी तो फसलों का भोजन मिलेगा। लेकिन जब जीव हैं ही नहीं तो वहाँ मरेंगे क्या? तो कहानी ये है कि हमारी ज़मीन में जीवांश नहीं है। और मिट्टी की जांच करा लीजिए तो पता चलता है जीवांश कार्बन जो है 0.3% है, 1% होना चाहिए। अभी जो 0.3% जीवांश कार्बन निकल के आता है, ये भी हकीकत ये है कि ये जीवांश नहीं है, ये कार्बन है। बायो फर्टिलाइज़र का विज्ञान तो आप जान ही रहे हैं कितने साल पुराना है। यानी कि आज के 40 साल पहले मेरे कृषि वैज्ञानिकों ने स्वीकार कर लिया कि ज़मीन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, तभी तो ब्यूवेरिया, माइकोराइजा, पीएसपी, एजेटोबैक्टर और राइजोबियम और कंसोर्सिया तय है ना। अब हमें करना क्या है? अब हमें लाना जंगल से मिट्टी या ऐसे स्थान से मिट्टी जहाँ जंगल हो, पेड़ पौधे हों, वहाँ कोई खेती ना करता हो, मनुष्य की दखलंदाजी ना हो। तो वहाँ पर चूँकि हमने कोई पेस्टिसाइड नहीं डाला, पेड़ों की छाया, इसलिए जीवाणु जिंदा है। तो मैं ऐसे प्लेस से मिट्टी लाया, उसमें जीवाणु थे। इस डब में 5-6 किलो 7 किलो मिट्टी डाला, पानी भर दिया और इनके भोजन के लिए मैंने गुड़, आंवले चीनी, आंवले आटा, हम इनको शुगर, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को शुगर चाहिए और कार्बोहाइड्रेट चाहे हमारा खेत में जब ये वनस्पतियाँ सड़ती हैं तो वो भी कार्बोहाइड्रेट से शुगर में कन्वर्ट होती हैं, वही शुगर ही इनका भोजन है। और फिर ये मरेंगे और फिर मरा हुआ जो इनका जीव द्रव्य है वो हमें फसलों को काम आएगा। तो मैं जंगल से मिट्टी लाया, इसमें पानी भर दिया और इसमें आटा और गुड़ डाल दिया, 5-5 किलो डाल दिया। और हमने देखा कि 15-20 दिन के बाद बीता, मैं इसको डेली हिलाता रहा और एक आइडिया से कि यार ये 200 लीटर के ड्रम में जब ढेर सारे जीवाणु डेवलप होंगे तो उनको भोजन चाहिए, भोजन होगा तभी मल्टीप्लाई कर पाएंगे और तभी वो मरेंगे। अब भोजन इनमें सिर्फ 1 किलो गुड़ डाला, 1 किलो बेसन डाला। कई लोग कहते हैं 1 किलो गुड़ 1 किलो बेसन डाल दीजिए, 72 घंटे बन जाएगा। कोई जादू है क्या? तो मैं क्या कहता हूँ, 1 किलो गुड़ और 1 किलो बेसन में तो ये बनने वाले हैं नहीं और ना 72 घंटे बनने वाले। इसको चाहिए 2 से 3, 1.5, 2, 2.5, 3 महीना। क्यों? जंगल की मिट्टी में नंबर ऑफ माइक्रोब्स कितने थे उसी के आधार पर ये होगा कि आगे चल करके कितने जल्दी बनता है। तो ये 1.5 महीने बन सकता है, 2 महीने बन सकता है, 3 महीने बन सकता है, 4 महीने बन सकता है। लेकिन हाँ, जब ये बन जाएगा तो लोग कहते हैं कि साहब इसको पानी में, आज भी लोग इसको स्प्रे कर रहे हैं फसलों में स्प्रे करना ही नहीं। ये ज़मीन का भोजन है, इसमें अनेरोबिक माइक्रोब्स हैं जो ज़मीन में रह करके अपना काम करेंगे। तो इसको ज़मीन में ही डालना है। कई बार डालना है? सिर्फ एक बार डालना है। जब आप क्रॉप को बोएंगे तो क्रॉप को बुआई के पहले पलेवा करेंगे। पलेवा में अगर खेत में आप फ्लड कर देते हैं, पानी भर जाता है, तो भरे हुए पानी में ऐसे लीजिए, केवल 20 लीटर ले जाइए और ऐसे जगह जगह ऐसे डाल दीजिए। ये पानी में मिल करके ज़मीन में चला जाएगा। अगर पानी नहीं भरा है, ज़मीन में नमी है और आप सिंचाई करना चाहते हैं तो इसको 20 लीटर लीजिए और 100 किलो सूखी हुई गोबर की खाद में मिलाइए और मिक्स कर दीजिए और ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से पूरे 1 एकड़ ज़मीन में बिखेर दीजिए, पीछे से जुताई कर दिए, मिल जाएगा। इनका फंक्शन क्या है? आप जानते हैं कि आज के 70 साल पहले इस देश में फर्टिलाइज़र था ही नहीं। करोड़ों सालों से हम लोग ऐसे ही जी रहे थे बिना फर्टिलाइज़र के। यानी कि प्रकृति की व्यवस्था को हम समझते थे। खेत की मेड़ें थी, मेड़ों पर पेड़ थे, जीवाणु जिंदा रहते थे। गर्मियों में अप्रैल मई जून के महीने में खेत के मर जाते थे, लेकिन जहाँ पर पेड़ होते थे वहाँ जिंदा रहते थे। पानी बरसता था, ज़मीन ठंडी होती थी और ये माइग्रेट करके पूरे खेत में पहुँच जाते थे। इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि ज़मीन में हलचल पैदा करना, ज़मीन में पॉजिटिव ऊर्जा का निर्माण करना।
ज़मीन में जो कार्बनिक पदार्थ पड़ा हुआ उसको डिकम्पोज करके ह्यूमस में कन्वर्ट कर देना और अपना शरीर निछावर कर देना प्रकृति के लिए। भाई जब कोई मरेगा तभी तो फसलों के, जीव मरेगा तभी फसलें ले पाएंगी, और जब तक जीव मरेगा नहीं तब फसलों का। वेद का सूत्र है जीव है जीवाहार। तो मित्र, इसमें कोई अब हमसे जो लोग पूछते हैं कि सचान साहब क्या इसमें बेस्ट डिकम्पोजर डाल सकते हैं, तो मैंने कहा बेस्ट डिकम्पोजर क्या होता है जी? बेस्ट डिकम्पोजर में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी इसी कुदरत से लाए गए। कोई कहे ब्यूवेरिया डाल सकते हैं क्या, माइकोराइजा का क्या रोल है, सुडोमोनास का क्या रोल है, ट्राइकोडर्मा, कुछ रोल नहीं है। यदि आप संपन्न जंगल की मिट्टी ले आए तो उसमें ब्यूवेरिया, माइकोराइजा, ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, जितनी भी चीज़ें वैज्ञानिक बोलते हैं वो सब कुछ उसमें है। आप एक एक चीज़ को क्यों पकड़ते हो? दूसरी चीज़ मैं कह रहा हूँ, सिंगल माइक्रोब ट्राइकोडर्मा, अगर खेत में कोई भी जीवाणु नहीं, आप ट्राइकोडर्मा लाख कुछ भी कोशिश कर लें, ट्राइकोडर्मा वो रोल प्ले करेगा ही नहीं जिस रोल के लिए वो जाना जाता है। ना ब्यूवेरिया वो रोल प्ले कर पाएगी। जिस जमीन में मित्र लाखों प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल कर के कुछ करते हैं, हमने सबको मार दिया और एक बैक्टीरिया, एक बायो फर्टिलाइजर डाल करके मैंने सोचता मैंने ट्राइकोडर्मा डाला है, अब ये विल्ट नहीं होने देगा। ट्राइकोडर्मा से आज तक विल्ट नहीं रुकी, जिसके लिए वो फेमस है। ऐसे कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके बारे में थ्योरी है कि ये माइक्रो, जैसे पीएसबी है, फास्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, उसके बारे में कहते हैं कि ज़मीन में जो फास्फेट पड़ा हुआ है अनसॉल्युबल फॉर्म उसको सॉल्युबल बना देगा। एक भी पेपर पब्लिश नहीं किया वैज्ञानिकों ने कि अगर कोई किसान पीएसबी से सॉइल ट्रीटमेंट करता है, पीएसबी से सीड ट्रीटमेंट करता है, तो डीएपी की फास्फेट की इतनी मात्रा को कट कर दे। क्यों? क्योंकि वो पीएसबी सिंगल माइक्रोब सॉइल में फास्फेट को सॉल्युबल नहीं बनाता। मैं क्या कहता हूँ, सॉइल में जितनी भी हलचल है, जितनी भी क्रियाएं हैं पॉजिटिव, वो सब ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल करके करते हैं। तो ये जीवामृत की कहानी क्लियर है। ये 1.5, 2, 2.5, 3 महीने में बनेगा, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ। इसको 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो भोजन चाहिए, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, सब ये अंदाजिया चलेगा। अब कोई, जब मैं कहता हूँ अंदाजिया चलेगा तो कोई कहेगा सचान साहब आपकी ये साइंस तो बेकार है, इसमें अंदाज चल रहा है। अंदाज तो मित्र नेचर में अंदाज ही चलेगा, प्रकृति में, दर्शन में और आध्यात्म में अंदाज ही चलता है। मुझे देखना पड़ता है कि इनकी ज़रूरत है कि नहीं, क्योंकि ये बैक्टीरिया तो बोलेगा नहीं हमको भोजन की ज़रूरत है, तो मुझे देखना है कि इसको कैसे बनाना है। तो मैं जितनी विधि बताता हूँ उसके अनुसार अगर बनाएंगे तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। फ़ायदा मैं क्लियर कर चुका हूँ। अगर आपने इसको बारिश के सीज़न में डाला तो बहुत सुखद परिणाम आएंगे, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि वर्षा ऋतु में फेवरेबल माहौल होता है, मतलब एटमॉस्फेयर हेल्दी होता है, उस समय माइक्रोब बहुत अच्छा फंक्शन करते हैं। तो वर्षा के सीज़न में इसको डालना है, और जब ये हम डाल देंगे तो आप, मैंने क्लियर बोला, 16 पोषक तत्वों में से केवल नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व है जो चलायमान है, यानी कार्बनिक पदार्थ से जो नाइट्रोजन निकलेगा हवा में उड़ जाएगा या पानी के साथ लीच हो जाएगा। इसके अलावा जो शेष तत्व हैं वो वहीं के वहीं रहते हैं। तो अनसोल्युबल फार्म में जितने भी पोषक तत्व ज़मीन में पड़े हैं उनको ये सोल्युबल बनाएगा, और जितने भी सॉइल में नेगेटिव पैथोजन है उनको किल कर देगा, तो सॉइल बोर्ड डिजीज नहीं लगेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कन्फ्यूजन नहीं करना चाहिए, जितनी बात मैं बताता हूँ उसको आप आत्मसात करिए। और कोई प्रश्न हो तो आप व्यक्तिगत, अब कई लोग हमको यूट्यूब में पूछते हैं, तो कई बार मैं देख पाता हूँ, कई बार नहीं देख पाता हूँ। सवाल उनका इतना छोटा सा होता है, क्या इसमें ब्यूवेरिया डाल सकते हैं? अब इसका जवाब देने के लिए बहुत लंबा हमको लिखना पड़ेगा। तो जिस मित्रों को कभी ऐसा कन्फ्यूजन हो तो डायरेक्ट फ़ोन उठाएं, हमको बात कर लें। नमस्कार।